गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को बताएंगे वर्क के बारे में। वर्क जो होता है, हम जिस वर्क को हम फिजिक्स में लेते हैं वो केवल मैकेनिकल वर्क होता है। इस बात को हम यहीं क्लियर करते हुए चलते हैं। हम केवल मैकेनिकल वर्क या फिजिकल वर्क के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम मेंटल वर्क, साइकोलॉजिकल वर्क, हार्ड वर्क, थिंकिंग एंड गेमिंग, इन तरीके के गेमों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम केवल फिजिकल और मैकेनिकल वर्क के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स में जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्क करता है तो उसमें हम फोर्स लगाते हैं, लेकिन फोर्स लगाना क्या सफिशिएंट होता है? आंसर इज नो। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आना चाहिए। देयर शुड बी एन डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क करने की कंडीशन क्या है कि एक बॉडी पे जैसे फोर्स लग रही है, अगर उसमें मूवमेंट भी आ रहा है, वो एक बॉडी डिस्टेंस डिस्प्लेस भी कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि दैट बॉडी इज गोइंग टू डू सम वर्क। सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड, इट्स मस्ट प्रोड्यूस सम डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, तो हम ये कहते हैं वर्क इज गोइंग टू बी डन। नाउ वन थिंग, तो वर्क जो होता है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क को हम कह सकते हैं वर्क इज द प्रोडक्ट, या फिर वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो वर्क it is the product of force and displacement. It is a product of force and displacement. It is a product of force and displacement. ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। इसे हम डिनोट करते हैं बाय W. It is denoted by W. इसे हम W से डिनोट करते हैं। एंड ये जो होता है इसके पास इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल कहें तो Fs, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं। वेयर यहां पर वेयर W जो दिखाता है वो वर्क को दिखाता है, F जो होता है फोर्स को दिखाता है, एंड S इज द डिस्प्लेसमेंट। S जो है उस बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट आया है इसे डिनोट करता है। नाउ यहां पे हम आए तो फोर्स, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क की यूनिट क्या रहती है? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन, एंड जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर इज द
unit of work. What in term of SI? SI unit of work. वर्क की SI यूनिट क्या होती है? वर्क की SI यूनिट होती है जूल. SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. और 1 जूल जो होती है कितनी फोर्स होती है? 1 जूल कितना फोर्स होती है? अगर कोई बॉडी 1 न्यूटन की बॉडी या एक बॉडी है जिसमें 1 न्यूटन फोर्स लगाया, अगर हमने किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया और 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर वो डिस्प्लेस करती है बाई 1 मीटर, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क इज गोइंग टू बी डन. 1 joule is equal to 1 newton of force and displacing 1 मीटर. अ बॉडी, एक बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस करना 1 न्यूटन फोर्स लगा करके. सो वर्क इज सेड टू बी डन. वर्क इज सेड टू बी डन only if force applied is able to produce motion within a body. In the direction of force applied. In a direction of force applied. जिस हम कब कहेंगे कि हमने काम किया है? हमने काम किया है हम तभी कह सकते हैं कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आए. अगर उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इफ बॉडी डू नॉट शो डिस्प्लेसमेंट, देन our work done equals to 0. If the displacement produced within the body, if the displacement produced within the body is equal to 0, then वर्क का क्या होगा? तो वर्क का फॉर्मूला हम जैसे जानते हैं एफ एस. वर्क हमारा एफ एस है. अब एस हमारा 0 है तो वर्क कितना होगा? एफ इंटू 0. तो वर्क भी हमारा 0 होगा. इट्स मीन नो वर्क इज गोइंग टू बी डन. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक बॉल है, इफ वी हैव अ बॉल लाइक दैट, वी आर गोइंग टू हैव अ बॉल, इस तरीके की बॉल है. अब यहां पर ये बॉल थी एक. नाउ एक पर्सन जो है उस पर फोर्स अप्लाई करता है. पर्सन इज गोइंग टू बी अप्लाई फोर्स ऑन इट. फोर्स अप्लाई करता है. तो आपको क्या लगता है कि उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा बॉल के अंदर? अगर मैं अभी यहाँ पर फोर्स में लगाता हूँ तो मैं कितना डिस्प्लेसमेंट ला सकता हूँ बॉल के अंदर? तो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा 0. या बॉल के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा मेरे पर लगाने से वो 0 के बराबर होगा. और जब वर्क डन 0 के बराबर होगा तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन हमारा F इक्वल टू 0. तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी. तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन हमारे पास 0 के बराबर होता है, क्योंकि हम कितना भी फोर्स लगा लें हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा. इसी तरीके से
अगर एक बॉडी बिल्डर है, देयर इज एन बॉडी बिल्डर हु इज गोइंग टू लिफ्ट द वेट, ये बॉडी बिल्डर है, इसने एक वेट उठाया यहां से ऊपर ऊपर की तरफ और अपने हाथों को यहां से यूं वेट को यूं वेट यहां से वेट को उठा करके इसने ऊपर कर लिया। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसने वेट ऐसे रखा, लेकिन जो ये जहां था वहीं था, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना था, डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो इसका वर्क डन कितना रहा, वर्क डन रहा 0 के बराबर। अगर उसकी बॉडी में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आया, उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में जो उसने वर्क डन किया वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क के अंदर बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आना चाहिए। अगर बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है तो हमारा वर्क डन 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ये जो वर्क है वो किस प्रकार से आया, अगर हमारी बॉडी यहाँ पर थी, हमारी कोई बॉडी थी यहाँ पे थी, लेट अस टेक दैट पोजीशन ए, यहाँ से हमने उस पर फोर्स लगाया और वो बॉडी फोर्स लगाने पर यहाँ से यहाँ पहुंची बी पोजीशन पर, बी पोजीशन पहुंची और बी पोजीशन पहुंचने के बाद यहाँ से यहाँ डिस्टेंस एस हो गया। इसने हमने यहाँ से फोर्स लगाई एफ, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, यहाँ एक थीटा एंगल है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा वर्क डन हुआ वो किसके बराबर हो गया, वर्क डन इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। जब हम फोर्स लगा रहे हैं विद एन एंगल, एक एंगल से फोर्स लग रही है, तो ऐसी कंडीशन में उस एंगल को भी काउंट किया जाएगा और वर्क डन इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर के बराबर हमें वर्क डन की वैल्यू ऑब्टेन होगी। नाउ जो ये हमें वर्क डन की वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा के बराबर हमें वर्क डन मिलेगा। कॉस कंपोनेंट जो होता है वर्क का, वो काम में आता है इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी, और बाकी का जो साइन कंपोनेंट होता है, अगर वर्क का कोई साइन कंपोनेंट भी हो तो वो उसका एम जी और एफ एम जी एफ साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा कंपोनेंट को ही हम रिगार्ड करते हैं। तो इस तरीके से हम वर्क डन को फाइंड आउट करते हैं। तो वर्क डन जो होता है उसके लिए हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। Why using 3 things we are able to judge whether the work done is positive, negative and 0। तो वर्क डन हमारा 3 पॉइंट पर डिपेंड करता है, एंड बाय चेंजिंग दीज 3 पॉइंट्स वी आर एबल टू चेंज आवर वर्क। तो कौन कौन सी, वर्क का फॉर्मूला हमारे पास आया एफ एस कॉस थीटा। तो पहला है फोर्स, पहली है फोर्स। अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा वर्क हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट आए, अगर हम डिस्प्लेसमेंट करने में सफल हैं तो ज्यादा फोर्स लगाने से हम ज्यादा वर्क कर पाएंगे, लेकिन तो वर्क के लिए कंडीशन वही है, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। दूसरा है एस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तब ही हमारा वर्क डन काउंटेबल होगा। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन हमारा काउंटेबल नहीं होगा। वर्क डन इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेबल फॉर अस। एंड साथ ही साथ थर्ड है थीटा एंगल। जो हमारा एंगल है
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो हमारा एंगल है उस पर भी ये डिपेंड करता है कि हमारा वर्क डन किस प्रकार का होगा। नाउ डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क के डायमेंशन क्या होते हैं? डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क तो वर्क के डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वर्क का, पहले उसे देखते हैं। वर्क का फॉर्मूला है हमारे पास एफ एस, ये हमारे पास फॉर्मूला है वर्क का। नाउ जो फोर्स है वो फॉर्मूला होता है एम ए के बराबर एम इंटू एस के बराबर हुआ। अब एक्सलरेशन जो होता है, अगर हम इसे और डीप लेके जाएं तो m इक्वल्स टू v अपॉन टी इंटू एस बनता है। ये सारी वैल्यू बनती है हमारे पास। अगर हम चाहें तो एक स्टेप और डाउन जा सकते हैं और वो स्टेप रहेगा हमारे पास, डेट इज एम, दोनों यहां से हम लेंगे अब बिग ब्रैकेट, नाउ कर्ली ब्रैकेट हम यहां ले लेंगे 1 अपॉन टी एंड यहां एस अपॉन टी इंटू एस के बराबर। इस तरीके से हमें इतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इन फंडामेंटल क्वांटिटी में लेकर के आगे वर्क को, ये सारी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में है। मास, ये मास है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। मास टाइम एंड डिस्टेंस के टर्म में हमारे पास ये आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है वो 2 बार आ रहा है, टाइम भी 2 बार आ रहा है, मास 1 बार आ रहा है। तो वैल्यू क्या बनेगी हमारी? एम एस एस टू टाइम एस स्क्वायर और टाइम टी स्क्वायर। इस तरीके से हम ये हमारे पास वैल्यू है, मास सेकंड स्क्वायर टाइम का स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास एक वर्क का फॉर्मूला हो सकता है। तो वर्क का एक फॉर्मूला अगर हम चाहें तो मास को थोड़ा बड़ा बनाते हैं एम, इस फॉर्म में भी हमारा वर्क आ सकता है। और आप जानते हैं ये फॉर्मूला किस प्रकार का होगा? व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मूला इट इज? एम, अगर हम एस इंटू टी लिख दें और स्क्वायर कर दें तो ये हमारे पास एम बी स्क्वायर की बराबर वैल्यू मिलेगी। और जब हम एवरेज निकालते हैं 0 से फाइनल, तो ये 1/2 एम बी स्क्वायर के फॉर्मूले में मिलता है, जो कि एनर्जी का फॉर्मूला है। लेकिन अभी हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इस आगे की तरफ पास आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो डायमेंशन निकलेगा वो कितना डायमेंशन निकलेगा? लेट अस सी। तो यहां से देखिए, पहले यूनिट देख लेते हैं यूनिट के बारे में। मास की यूनिट होती है केजी, यूनिट ऑफ मास इज केजी। डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर एंड टाइम की यूनिट सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट हमारी निकल के आती हैं और इससे ऊपर लेके जाते हैं तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे वर्क की ये भी यूनिट हो सकती है और साथ साथ में ये भी यूनिट हो सकती है कि केजी मीटर स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर, ये भी एक यूनिट हो सकती है हमारे वर्क की। इस यूनिट के साथ साथ हमारे वर्क का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन, तो केजी का डायमेंशन जो होता है वो होता है एम, मीटर का L2, टाइम का
E-2। तो ये हमारे पास वर्क का डायमेंशन भी आ गया। तो इस तरीके से हम वर्क का डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन arises, वर्क डन इज एन स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वर्क डन जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है? तो वर्क डन का आंसर होता है कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क डन इज गोइंग टू बी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आमतौर पे हमने ये पाया है कि डॉट प्रोडक्ट, जो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, आमतौर पे स्केलर ही होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्क डन को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमें एक्चुअली हम जो जिस डायरेक्शन में हम काम कर रहे होते हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उस दिए गए एरिया के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जो वर्क होता है अलग अलग कंडीशन के लिए स्पेसिफिक होता है। तो वर्क जो होता है वो केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। हमने बोला 20 जूल ऑफ वर्क हमने किया है, तो 20 जूल ऑफ वर्क हमने इधर से किया या इधर से किया, इससे हम मेंटेन नहीं रख रहे। हम मेंटेन ये रख रहे हैं कि हमने 20 जूल ऑफ वर्क किसी बॉडी पर किया है। सो हम वर्क डन के दौरान केवल मैग्नीट्यूड पर फोकस रखते हैं। तो वर्क डन इज गोइंग टू स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। So work done is scalar quantity, scalar क्वांटिटी। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। इवन इसके पास जो वर्क होता है वो पॉजिटिव भी होता है। हमारे पास जो वर्क है पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो वर्क डन भी होता है। तो हम कह सकते हैं वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। इवन देन वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क डन इसके बावजूद भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड ऑल्सो इट मे बी जीरो। तो वन बाय वन करके हम समझेंगे कि वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जीरो होगा। सो फर्स्ट कंडीशन इज वर्क डन इज पॉजिटिव। फर्स्ट नोट डाउन। वर्क डन इज पॉजिटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव होने की कंडीशन क्या है? हाँ, तो हम कह सकते हैं वर्क डन is positive if the force and displacement are in same direction. Force and displacement are in same direction. अगर हमारे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हैं तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा वर्क डन होगा वो पॉजिटिव रहेगा। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे सेम डायरेक्शन में है तो। और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन जैसे कि हम कहें कि अगर हम देखें कि हमारा ये फोर्स है, हमने इधर फोर्स लगाई बॉडी पर, और जब हम इधर फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पर तो वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही करे। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इधर ही होना चाहिए।
जैसे अगर हम किसी बॉक्स को लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ बॉक्स, हमने इस बॉक्स को इधर फोर्स लगाया और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम कहेंगे वर्क डन इज पॉजिटिव। एंड द कंडीशन फॉर वर्क डन सेट टू बी पॉजिटिव, और कौन सी कंडीशन होती है जिसमें वर्क डन को पॉजिटिव कह सकते हैं? नाउ वर्क डन set to be positive if angle in between force and displacement is less than 0 or less than 90 degree. Less than or equal to 90 डिग्री। अगर हमारा जो एंगल है, थीटा एंगल जो है, अगर जैसे थीटा 0 से बड़ा है, उसके बराबर है, या 90 से छोटा है, और ये कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। इन दैट कंडीशन वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव निकल के आएगा। जैसे हम यहां हम फोर्स यहां लगा रहे थे और डिस्प्लेसमेंट यहां से हो रहा था, और इनकी जो थीटा है और ये थीटा 90 डिग्री से कम है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम कोई वर्क करेंगे तो वो हमें पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन की एग्जाम्पल फर्स्ट, हाँ, बॉडी थ्रोन डाउनवर्ड from a height, एक हाइट से जब बॉडी को थ्रो करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? हाँ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। कैसे वर्क डन? ये देखिए, हमारी बॉडी पर फोर्स जो लग रहा था, इधर लग रहा था, फोर्स इधर की साइड लग रहा था, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो एस हो रहा है नीचे की तरफ जो हो रहा है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं? वर्क और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए हमारा वर्क डन पॉजिटिव है। नाउ सेकंड कंडीशन वी हैव, वर्क डन हमारा पॉजिटिव होता है जब हम एक रोलर को पुल करते हैं या मूव कराते हैं अपनी तरफ। हाँ, वर्क डन इज पॉजिटिव when a person pull the a roller या रोलर और बॉक्स
जब एक पर्सन पुल करता है और फोर्स लगाता है, जैसे यहां देखिए हमारे पास ये एक बॉक्स मान लेते हैं इसे, या ऐसे एक अगर हमारे पास ये लग जाए तो ये रोलर भी लग सकता है। अब क्या था, यहां से एक पर्सन इसे खींच रहा है, इधर फोर्स इधर लगा रहा है, और इसके फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो भी सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये वर्क डन भी पॉजिटिव होगा, दैट वर्क डन इज आल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव। अगर ऐसा होता कि जो ये फोर्स लगा रहा होता किसी एक एंगल से लगा रहा होता, न्यू करके फोर्स लगा रहा होता थीटा एंगल, तो हम इसमें इस एंगल को भी देखते, हम फोर्स को थोड़ा नीचे, ये डिस्प्लेसमेंट एस है, इधर से ये फोर्स है। अगर एक एंगल यहाँ थीटा भी होता तो हम देखते कि थीटा जो है 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे वर्क डन पॉजिटिव होने के, नोट इट डाउन। इसी प्रकार स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, थर्ड इज स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग। स्ट्रेचिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग को स्ट्रेच करना। जैसे ये हमारे पास ये स्प्रिंग है, हमने इस पर फोर्स लगाया F और इसमें स्ट्रेच हुआ S। फोर्स लगाने से जो स्प्रिंग थी उसमें स्ट्रेच आया और स्प्रिंग आगे की तरफ बढ़ गई। तो ये भी जो एग्जाम्पल है वो भी हमारा एग्जाम्पल है पॉजिटिव वर्क डन का। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। इसी तरीके से एक्सपेंशन ऑफ बलून, जो बलून एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन ऑफ बलून अभी छोटा था ऐसे, और जब हमने इसे फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो इधर फोर्स हो रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बलून के केस में भी। तो वर्क डन इस कंडीशन में हमारा पॉजिटिव निकल के आता है। तो इन सभी कंडीशन में जो हमारा वर्क डन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो आज हमने जाना वर्क के बारे में, क्या होता है वर्क। हमने जाना वर्क जो होता है दो प्रकार का होता है, एक साइकोलॉजिकल वर्क और दूसरा मैकेनिकल वर्क। फिजिक्स में हम मैकेनिकल वर्क के बारे में बात करते हैं। जो मैकेनिकल वर्क होता है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। हमारी फिजिक्स में जो वर्क होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। साथ ही साथ इसे हम डिनोट करते हैं W से। इसका फॉर्मूला W इक्वल टू F इंटू एस होता है, जहां पर हमारा W बराबर वर्क है, F बराबर फोर्स है, S बराबर डिस्प्लेसमेंट है। जो SI यूनिट होती है वर्क की वो जूल होती है, और साथ ही साथ 1 जूल जो होता है बराबर होता है जब 1 न्यूटन फोर्स लगाने से किसी भी बॉडी में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आए। जब किसी बॉडी में 1 न्यूटन फोर्स लगाने से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आता है तो हम 1 जूल ऑफ वर्क कहते हैं। वन कंडीशन टू डू वर्क, हम तभी कह सकते हैं कि हमने कोई वर्क किया है जब हमारे काम करने से उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आए। When we are going to do some work, it is necessary that work should produce displacement within a body। अगर वो वर्क हमारी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी ने कुछ वर्क किया है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, हमारी बॉडी ने कोई वर्क नहीं किया है। साथ ही साथ अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है बॉडी के अंदर तो वर्क है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो कोई वर्क नहीं किया। जैसे कि हमने बॉल को पुश किया लेकिन बॉल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया तो वर्क डन जीरो के बराबर है। अगर हमने लिफ्ट किया, लिफ्ट करने से भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ
तो हमारा वर्क डन 0 है। साथ ही साथ हमने जाना अगर हम फोर्स लगाते हैं विद एन एंगल के हिसाब से फोर्स लगाते हैं तो हमारा ये एक थीटा इज एंगल जिससे हम फोर्स लगा रहे हैं और हमारी बॉडी ने ए से बी गई डिस्प्लेसमेंट एस किया। तो हम देखते हैं कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ वर्क, जो कॉस थीटा होता है फोर्स का वो हमारे वर्क करने में हेल्प करता है। साइन थीटा तो उसके वेट को मेंटेन करने में चला जाता है। तो हमने देखा वर्क डन का फॉर्मूला एफ ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और जब हम पोलर फॉर्मूला लाते हैं cos थीटा तो एंगल लगा दिया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा वर्क है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट और तीसरा है एंगल। जो हमारी फोर्स है वो डिसाइड करती है वर्क को, कि हमने फोर्स किधर की साइड से लगाई है, अपोजिट है या अंगेस्ट है, कितनी कम है या ज़्यादा है, इसके बेसिस पर हमारा वर्क डिसाइड होता है। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट, अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वर्क करने से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन सब बातों से भी हमारा वर्क डिसाइड होता है। साथ ही साथ एंगल, जो एंगल है वो कितना एंगल है, एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है, किस प्रकार का एंगल है, ये सारी बातें डिसाइड होती हैं। इन तीनों चीजों से हमारा वर्क डिसाइड होता है। वर्क के डायमेंशन एंड यूनिट जो होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक दूसरी यूनिट होती है। साथ ही साथ डायमेंशन होता है ml/t-2 एक और डायमेंशन होता है हमारे वर्क डन का। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क डन इज गोइंग टू बी स्केलर क्वांटिटी, इट इज बिकॉज इट रिक्वायर मैग्नीट्यूड ओनली नॉट डायरेक्शन। इवन देन इट इज, हमारा जो वर्क होता है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क डन जो होता है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो हमने पहली कंडीशन जानी, तो वर्क डन होता है पॉजिटिव कब होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। If the distance and displacement are in same direction, तो work done is going to be positive। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव है। दूसरी बात, वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा अगर एंगल इन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है या फिर थीटा जो है 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो इस रेंज में अगर हमारा एंगल आ रहा है तो हमारा वर्क पॉजिटिव रहेगा। हमने कुछ एग्जांपल बताए आपको, जैसे कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने पर कोई बॉडी नीचे से गिरती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड वर्क कर रही है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव है। वहीं वर्क डन जो होता है पॉजिटिव होता है जब रोलर अपनी तरफ खींचते हैं तो जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। साथ ही साथ स्ट्रेचिंग स्प्रिंग, जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जिस डायरेक्शन में खींच रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर गोइंग टू बी इन सेम डायरेक्शन, तो आवर वर्क डन इज आल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव। साथ ही साथ एक्सपेंशन ऑफ बलून, जब हमारा बलून एक्सपेंड होता है, जब हमारा बलून एक्सपेंड होता है तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा वर्क पॉजिटिव होता है, क्योंकि जिधर हमारा एक फोर्स लग करके एक्सपेंशन हो रहा है उसी डायरेक्शन, जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं प्रेशर अंदर बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव रहता है। नोट डाउन।